सफेद सूट, काली करतूत, अपराध की राह, कुर्सी की चाह, क्राइम पॉलिटिक्स पर प्रहार फिक्स। खुलेगी सियासत और अपराध के संगम की हर फाइल। नमस्ते, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर नंबर 1 शो मठाधीश, सियासत और अपराध का कॉकटेल, जिसने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। हम आपको हर हफ्ते एक मठाधीश की कहानी सुनाएंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। तो सबसे पहली कहानी हम आपको सुनवाएंगे गोरखपुर से। गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां पर 2 मूर्तियां लगी हैं विश्वविद्यालय परिसर में, पहली रंगनाथ पांडे और दूसरी रविंद्र सिंह। ये 2 मूर्तियां नहीं हैं, ये 2 ध्रुव हैं और ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी पहचान है जिसने गोरखपुर की तासीर बदल कर रख दी 80 के दशक में। ये वो 2 मूर्तियां हैं जिन्होंने गोरखपुर में ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की नींव रख दी। वो गोरखपुर जो पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता था, वो गोरखपुर जो तपोस्थली और ऋषियों मुनियों की पूजा के लिए जाना जाता था, वहां शुरू हुई 80 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि मानो पूरा का पूरा अपराध जगत गोरखपुर में उतर आया हो। वैसे कहते हैं गोरखपुर में 2 नदियां नेपाल से होकर आती हैं और कल कल बहती हैं, लेकिन कहा जाता है कि 80 के दशक में एक तीसरी नदी भी गोरखपुर में बहती थी जिसका नाम था खून की नदी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर खून की नदी कैसे बहती थी, तो हम आपको बताते हैं अपने इस परफेक्ट शो मठाधीश में। हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच जो राजनीति और अपराध के कॉकटेल की पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने इतना खून बहाया कि गोरखपुर की सड़कें खून से लथपथ हो गई। राजनीति का जातीकरण, राजनीति का अपराधीकरण यहीं से शुरू हुआ। 1985 में पहली बार हरशंकर तिवारी, जो एक बहुत बड़े बाहुबली नेता थे, वो विधायक बने और उसके बाद गोरखपुर की धरती से सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, जातीय ध्रुवीकरण की आवाज़ सुनाई दी। और ये 2 मूर्तियां जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगी हुई हैं, इन्होंने गोरखपुर की तासीर को बदल दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक समय पढ़ाई लिखाई की नर्सरी मानी जाती थी, राजनीति और लोकतंत्र की पाठशाला कही जाती थी। आखिर इस पाठशाला में कैसे कट्टे और बारूद की खेती शुरू हो गई, कैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय अंडरवर्ल्ड और माफियाओं का असली अड्डा बन गया, कैसे राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण हुई और कैसे गलियों में कट्टे और बारूद की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये गोरखपुर जहां शिक्षा के लिए माना जाता था, ये गोरखपुर जहां ज्ञान के लिए उसका नाम जाना और पहचाना जाता था, लेकिन इसी गोरखपुर की गलियों में, वो चाहे इमरजेंसी का दौर हो या फिर आंदोलन का, गलियों में कट्टे और बारूद की खेती होने लगी थी। कहा जाता था उस वक्त के दौर में जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा नाम। अपराध के जरिए बड़ा आदमी बनने की कहानी इन्हीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ से शुरू हो गई, क्योंकि जाति संघर्ष ने धर्म को बांट दिया, जाति को बांट दिया और फिर जाति संघर्ष ने पूर्वांचल में बाहुबलियों की ऐसी नींव डाली कि जिसने आगे चलकर राजनीति का अपराधीकरण ही कर दिया। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, वहां अपराध और गैंगवार शुरू हो गया। एक दूसरे के सपोर्टर गलियों से निकलकर बाहर आने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि हम किस गैंग में शामिल हों कि जिससे हमारा नाम बड़ा हो जाए। क्योंकि मैंने कहा कि जितना बड़ा कांड उतना बड़ा नाम, और अपराध के जरिए पैसा कमाने की जो एक चलन शुरू हुआ, एक परंपरा शुरू हुआ, उसने गोरखपुर विश्वविद्यालय की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। अभी भी रह रहकर वो जातीय संघर्ष की कहानी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर खून से रंगे चित्र ये याद दिला देते हैं कि आखिर गोरखपुर में क्या हुआ, या आखिरी शब्दों में ये कहें कि गोरखपुर में हुए रक्त चरित्र, रक्त रंजिश कहानियां आज की पीढ़ियां भी उसकी कीमत चुकाती नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा राजनीति का अपराधीकरण हुआ कि पढ़ने वाले बच्चे अपराधी बन गए और अपराध से राजनीति की तरफ
कदम रख दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मठाधीश जिन्होंने अपराध के जरिए राजनीति को चुना, जिन्होंने जराइम के जरिए अपराध राजनीति को चुना, यानी जराइम का जा, राजनीति का रा, यानी राज किस पर? सत्ता पर। इसी की तकदीर और तस्वीर की गवाही है गोरखपुर का विश्वविद्यालय। गोरखपुर के छात्र संघ भवन वास्तव में राजनीति और अंडरवर्ल्ड जैसे विश्वविद्यालय बन चुका था। उन दिनों ये दोनों मूर्तियां वास्तव में गैंगवार का खुलकर आने और जाति गुटबंदी के अमिट शिलालेख थे, जो कभी मिटाए नहीं मिट सकते थे। ये उस खूनी युग और आदिम सोच का हस्ताक्षर है जिसने समाज को दो हिस्सों में बंटने पर मजबूर कर दिया, और समाज बंट भी गया। युवाओं को अपराध की काली दुनिया में धकेलने का काम किया। युवा शक्ति को सफलता का ऐसा शॉर्टकट दिया जिसकी मंजिल थी मौत और बस तबाही, सिवाय तबाही के और नहीं हासिल होने वाला था कुछ। राजनीति के अंडरवर्ल्ड में युवाओं की सोच को ऐसा कुछ बदला जिससे जितना बड़ा कांड होगा उसका उतना बड़ा नाम होगा, यानी जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा नाम, और रास्ता सत्ता की तरफ जाएगा। पूर्वांचल में खासतौर पर गोरखपुर में बड़ा आदमी बनने का उस दौर में था सबसे बड़ा हथियार कि बड़ा कांड और बड़े घर के लोगों की हत्या करके सबसे बड़े बनने की होड़ लग गई। लोगों का खून बहा है, न जाने कितनी लाशों पर चढ़कर लोगों ने सियासत के गलियारों में कदम रखा, फिर सत्ता के महल में एंट्री मारी। पढ़ाई, मेहनत, दौलत, शोहरत, सब कुछ राजनीति के अंडरवर्ल्ड से निकले अपराधियों के सफेद लिबास के आगे फीकी पड़ने लगी थी। कागज कलम के बजाय युवा कट्टे और बारूद से अपना भविष्य लिख रहे थे। खास बात तो ये थी कि जब गोरखपुर में ये सब उस वक्त हो रहा था, तब देश के अंदर इमरजेंसी के हालात थे। जेपी आंदोलन ने जोड़ पकड़ रखा था, समाजवाद अपने चरम पर था, इंदिरा गांधी को हटाने की मांग की जा रही थी और संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था। और इसी समय गोरखपुर की तकदीर में तमंचों और बारूद के दम पर सियासत का नया रक्त रंजित रक्त चरित्र तैयार किया जा रहा था। इमरजेंसी के बाद बारूद ने गोरखपुर में गैंगवार के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक समीकरणों की ऐसी जमीन तैयार की जिसका रूप कितने ही क्यों ना बदल गए हों, लेकिन मिजाज आज भी वही है। अब तक मिजाज में कोई तब्दीली नहीं है। आज भी ब्राह्मणवाद वर्सेस ठाकुरवाद की लड़ाई देखने को अक्सर मिल जाती है। खैर, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हालात पर किस लिए हम दिल जलाएं, रात दिन सिर्फ मेहनत करें, क्या जमाना है, बुरे लोगों की इज्जत है बहुत। गोरखपुर धर्म और पुरुषार्थ की धरती, बुद्ध के ज्ञान की स्थली, गीता प्रेस का आध्यात्मिक धाम, नाथ संप्रदाय का शक्तिशाली मठ, जिसने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। लेकिन यही गोरखपुर की वो जमीन भी है जहां अपराध ने धर्म की आड़ में उठे माफिया सियासत को कुर्सियों तक पहुंचा दिया। आस्था और आदर्श के छाया में खून और बंदूक का ऐसा खेल चला कि गोरखपुर का वैभवशाली इतिहास दागदार हो गया, क्योंकि इन्हीं पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने अपराध का रास्ता पकड़ लिया और खूनी संघर्ष की ऐसी कहानी लिख दी कि जिसे लोग आज भी सुनते हैं तो उस अपराध के राजनीतिकरण को याद करके वो दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं, क्योंकि ये वही स्थली है जहां वीर बहादुर सिंह को बीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार गुंडा एक्ट बनाना पड़ा। फिर भी गोरखपुर में राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुका और बदस्तूर अपराध जारी रहा। इन बुरे लोगों के राजकाज और राजनीति में आपराधिक पैठ और उसको लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मान्यता कैसे मिल गई, ये बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें गोरखपुर के अतीत में जाना होगा। गोरखपुर यानी धर्म, पुरुषार्थ और धरती, यानी कर्म और वैराग्य और तरम बिंदु। गोरखपुर यानी राप्ती और रोहिणी नदियों का विहंगम संगम। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली कुशीनगर बगल में ही है। निराकार ब्रह्म के बसे सशक्त हस्ताक्षर और रहस्यवादी कवि सूफी संत जन्म और कर्म स्थली। इतना ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद से लेकर फिराक गोरखपुरिया तक की इसी गोरखपुर धरती से रहे हैं। वहीं गीता प्रेस है जो हर हिंदू के घर में, मंदिर और देश विदेश में की तमाम लाइब्रेरियों में विद्यमान है। वैभवशाली और गौरवशाली अतीत के साथ मजबूत विरासत के साथ विद्यमान नाथ संप्रदाय का मठ गोरक्षनाथ पीठ भी मौजूद है।
गोरखपुर की नाम जुबान पर आते ही सबसे पहले लोगों के जहन में ये सारी विशेषताएं आती हैं, कौंधी हैं। पहले वीर बहादुर सिंह और मौजूदा हालातों में योगी आदित्यनाथ। इस जिले ने उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए। गोरखपुर की तस्वीर विकास के लिहाज से पहले वीर बहादुर सिंह और अब योगी आदित्यनाथ के शासन में बदल गई है। योगी का जीरो टॉलरेंस गोरखपुर की नई तस्वीर और तकदीर को दिखा रहा है, मगर गोरखपुर का माफिया रेलवे ठेकेदारी से लेकर सत्ता के लिए सियासत के गलियारों में अपना रसूख बनाने में कामयाब रहा। लेकिन 80 के दशक में इतना ही नहीं, पूर्वांचल में क्राइम कैपिटल शिकागो या इटली के माफिया और गैंगवार जैसी स्थिति देखने को मिली। इस कलंक को भी गोरखपुर के माथे पर लगा, लेकिन अब धीरे धीरे इसे धुल दिया गया है, क्योंकि सत्ता योगी आदित्यनाथ की आ गई। बाहुबल और रसूख का ऐसा खेल जिसने गोरखपुर की आत्मा को अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में ले लिया। नेपाल की खुली सरहद और बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र गोरखपुर के अपराधियों के लिए मुफीद साबित हो गया। यहां अपराध और राजनीति का कॉकटेल मानो जमीन से ही उपजा हो। रेलवे ठेकेदारी, तस्करी, बालू खनन, इन सरकारी ठेकों पर कब्जे के लिए राजनीति की कॉकटेल पैदा हो गई, क्योंकि इन्हीं बंदूकों ने अपराधियों को नेता बना डाला। पहले ताकत किसी और की होती थी, चेहरा किसी और का होता था, लेकिन वक्त बदला, लोग बदले, दस्तूर बदला और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने अपराधियों को नेता बना दिया। अपराधियों के हाथ अब सीधे सत्ता तक पहुंच चुके थे, यानी सत्ता की कुर्सी हासिल कर चुके थे। गोरखपुर जहां राजनीति के गलियारों में अपराध का काला धुआं आज भी तैरता है, क्योंकि अब तो क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन गोरखपुर में अपराधियों ने जब सीधे वक्त बदला, दस्तूर बदला, तो बंदूक खुद उठाई और खुद नेता बन बैठे। क्योंकि पहले ठेके दिलाए जाते थे, अपराधी उसमें रंगदारी वसूलते थे, लेकिन एक वक्त आया जब अपराधी खुद ही नेता बन बैठे और अपनी बंदूक के दम पर, अपनी बारूद के दम पर ठेके हथियाने लगे और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। और कहते हैं कि सफेद पोश अपराधी, जब अपराधी राजनीति में आ जाता है और विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है, तो शायद उसके सर पर जो लाल बत्ती नाचती है उसे सब कुछ बदल कर रख देती है। और यही गोरखपुर में भी हुआ, क्योंकि 6 बार हरशंकर तिवारी विधायक रहे, बीरेन्द्र शाही भी कई बार विधायक रहे, और ये अपराध के राजनीतिकरण ने उत्तर प्रदेश की सियासत बदल दी। क्योंकि उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं थमा, क्योंकि सभी पार्टियां अपराधियों को अब भी टिकट दे रही हैं। हत्या, फायरिंग, डराने धमकाने के साथ सामाजिक आधार पर बाहुबल के प्रदर्शन से हनक बनाने के साथ रसूख कायम करने की प्रतिद्वंद्विता ने गोरखपुर की आत्मा पर राजनीति के अंडरवर्ल्ड के काले घने बादल छा दिए। पड़ोस में नेपाल जैसे देश के बॉर्डर सटे होने की वजह से और बिहार का सीमावर्ती होना जैसे अपराध के साथ सियासत के कॉकटेल की उर्वरा भूमि बन चुकी थी। रेलवे की ठेकेदारी हो या तस्करी हो या फिर अवैध बालू खनन के साथ अन्य सरकारी ठेकों के लिए खून बहाया गया। आतंक और उनके हीरो फिर धीरे धीरे नेता बन गए। पहले तो था कि चेहरा किसी और का, लेकिन ताकत किसी और की होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला अपराधियों के हाथ में जाने तक पहुंच गया, यानी सत्ता अपराधियों के हाथ में पहुंच गई और इसीलिए सियासत और अपराध का कॉकटेल बन गया गोरखपुर। गोरखपुर में एक ऐसा त्रिकोण खड़ा हुआ जो आज भी राजनीति के पटल पर साफ साफ दिखता है, क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने आखिरी दम तक अपनी सांस ली और अभी भी ले रही है। जी हाँ, 2 ध्रुव तैयार हुए। पहला हाता। हाता मतलब हरशंकर तिवारी का घर, जहां पहलवान, गुर्जर, गाय, भैंस, ठेकेदार, हत्या करने वाले, सुपारी लेने वाले, अपहरण करने वाले लोगों का अड्डा बन गया। दूसरा था शक्ति सदन। ये शक्ति सदन था बीरेन्द्र प्रताप शाही का घर। वहां ऐसी होड़ मची थी कि हाता या शक्ति सदन हमें पहचान ले और हमें हमारे नाम से बुला ले तो लगता था कि उन्हें कोई गोल्ड मेडल मिल गया, क्योंकि 2 ही ध्रुव थे और 2 ध्रुवों में से किसी एक गैंग में शामिल होना वहां के युवाओं की सबसे बड़ी सोच बन गई थी। उनको लगता था अगर हमें हाता ने पहचान दे दी तो हम सबसे बड़े बदमाश बन जाएंगे, हमें अगर शक्ति सदन का सपोर्ट मिल गया तो हम गोरखपुर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक वक्त आया जब गोरखपुर में तीसरी शक्ति का उदय हुआ
और वो तीसरी शक्ति था गोरक्षापीठ, गोरखनाथ मठ, जिसने गोरखपुर की सियासत को भी बदल दिया, गोरखपुर की तकदीर को भी बदल दिया, गोरखपुर की तासीर को भी बदल दिया, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ राजनीति का सफेद पोश अपराधियों का सफाया। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई, जो गोरक्षापीठ के पीठाधीश्वर थे। कहा जाता है गोरखपुर के लिए नो इफ नो बट ओनली मठ, मठ जो चाहता है वही होगा। हालांकि बहुत समय तक मठ ने बैकड्रॉप से काम किया, लेकिन जब सियासत की नई नई तकदीर आई, नए नए चेहरे आए, कहते हैं सियासत में चेहरे का मायने होता है, तो मेरे शो का नाम इसीलिए मठाधीश है, क्योंकि वो राजनेता जिन्होंने राजनीति से नहीं आए, जो संघर्ष कर कर नहीं आए, जिन्होंने अपराध को, जराइम को राजनीति का जरिया चुना, यानी उनको लगा कि जितने बड़े अपराधी हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम विधायक हो जाएंगे और सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, और गोरखपुर ने भी अपना इतिहास दोहरा दिया और मठाधीशों का, अपराधियों का ऐसा सफाया हुआ कि तासीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई। लेकिन जो दौर था 80 के दशक का, उस दौर को लोग आज भी याद रखते हैं, क्योंकि गोरखपुर त्रिकोणीय रूप से 3 शक्तियों का अड्डा बन गया था। लेकिन अब सिर्फ एक। ये एक इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि कहते हैं जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन गोरखपुर की तासीर आज भी लोगों को याद रहती है। अगर आप 30 साल पीछे जाएं, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला के समय जाएं, चाहे हरिशंकर तिवारी के समय जाएं, या फिर वीरेंद्र प्रताप शाही के समय लौट कर जाएं। इसीलिए हमने अपने शो का नाम रखा है सियासत और अपराध के कॉकटेल, यानी जिन्होंने जराइम के जरिए राजनीति का रास्ता चुना। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी ये 2 शख्सियत थी जिनके लिए गैंगस्टर एक्ट बना, जिनके लिए गुंडा एक्ट बना, जिनके लिए उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कई सारे शिकंजे कसने के लिए कानून बनाए, फिर भी उन पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। वैसे तो आजादी के बाद गोरखपुर की पहचान एक ऐसे त्रिकोण पर चस्पा हुआ था जिसकी रेखाएं आज तक लोगों को याद है। रेखाएं अभी तक जिले की पहचान को रेखांकित करती हैं। उन दिनों गोरखपुर में कहा जाता था, अगर हाथा आपको पहचान ले और शक्ति सदन आपकी शिनाख्त कर दे तो बस यही आपके लिए गोल्ड मेडल था। हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी का घर या गढ़, जहां पर गाय भैंसों के साथ साथ तमाम पहलवान भी रहते थे। वहीं शक्ति सदन का मतलब था जिन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता था, वीरेंद्र प्रताप शाही का घर। ये वही दौर था जब हाथा बनाम शक्ति सदन यानी तिवारी बनाम शाही की दुश्मनी, जो कि मूलतः ठेकेदारी के लिए शुरू हुई थी, बाद में इसने जातीय रूप ले लिया और फिर मूंछ की लड़ाई का प्रश्न बन चुकी थी। वर्चस्व स्थापित करने का एक जरिया भी था। खास बात तो थी कि कुछ वक्त होता तो दोनों ही तरफ के लोग मारे जाते और तिवारी शाही की हनक के साथ साथ सियासी रसूख समानांतर तौर पर बढ़ता रहा। स्थिति ये थी कि लाशें गिरती रही और ये दोनों हस्तियां अपना प्रभाव बढ़ाती गई। तिवारी 6 बार विधायक रहे तो वीरेंद्र शाही भी सत्ता तक पहुंच गए। हाथा शक्ति सदन के रंजिश के बाद गोरखपुर में एक और ताकत का आयाम जुड़ गया और वो था गोरक्षापीठ, जिसने तमाम समीकरणों को एक नया रूप दे दिया। गोरक्षापीठ देश के साथ साथ विदेशों में भी पूजनीय है और वर्तमान समय में यही गोरक्षापीठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी सियासत में बाहुबल का सबसे लंबे समय तक चलने वाली मिसाल है। 1985 में पहली बार वो चिल्लूपार से चुनाव लड़े और फिर शक्ति सदन, जो वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद प्रासंगिकता खो गया था, लेकिन एक समय वह सत्य का त्रिकोण का अहम बिंदु था। तो कहानी उल धर्म, कर्म और आध्यात्म की धरती रहे गोरखपुर की है, जिसकी पहचान बनी एशिया की क्राइम कैपिटल तौर पर। लेकिन गोरखपुर, जिसने पूर्वांचल में सियासत और नैतिकता के तमाम मानदंड बदल कर रख दिए, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक वक्त अब आया कि गोरखपुर से अपराध साफ हो गया, क्योंकि सत्ता योगी की आ गई। गोरखपुर की राजनीति, जहां वोट की राजनीति और गोली की राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, जहां मूर्तियां सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि खून से लिखी गई सत्ता की कहानी हमें बताती हैं और हमें दिखाती हैं।
शुरुआत भी हमने जिन दो मूर्तियों से की थी, रंगनाथ पांडे और रविंद्र सिंह से, अब उसी से आगे बढ़ती है गोरखपुर के रक्त चरित्र की वो कहानी जो ना गोरखपुर भूलेगा ना ही उत्तर प्रदेश भूलेगा, क्योंकि जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ उसने राजनीति, लोकतंत्र की खूबसूरती और पहचान को ही बदल डाली। शुरुआत हमने जिन मूर्तियों से की थी, अब उन्हीं के जरिए रक्त चरित्र की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इस कड़ी में पहली हत्या 1978 में कौड़ीराम में जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक बने रविंद्र सिंह की। रविंद्र सिंह लखनऊ और गोरखपुर में विश्वविद्यालय में शासन के अध्यक्ष रह चुके थे। दबंगई का सिक्का लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक चल रहा था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में और उन्हीं के आह्वान पर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। 1977 में विधायक भी चुने गए। रविंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चिल्लूपार से कांग्रेस विधायक हरिशंकर तिवारी पर दर्ज हुआ। ये घटनाक्रम कोई मामूली घटनाक्रम नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा घटनाक्रम था और प्रदेश सरकार पर उस दौरान असर भी पड़ा। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद इस गुट की पूरी कमान वीरेंद्र प्रताप शाही के हाथों में चली गई और जिस राम छुड़वन दुबे और रविंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा था, रविंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा दुबे पर था, उसे वीरेंद्र शाही ने उठवा लिया। फिर क्या, बाद में दुबे की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद छात्र संघ के महामंत्री रहे रंगनाथ पांडे समेत 3 लोगों की हत्या हुई। मुकदमा वीरेंद्र शाही पर दर्ज हो गया। रविंद्र सिंह और नंग नारायण पांडे की मूर्तियां छात्र संघ भवन में इसी वर्चस्व जंग की निशानी है। एक लंबे वक्त तक हत्याओं का एक सिलसिला लगातार जारी ही रहा। मार्च 1995 में गोरखपुर कचहरी में ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह की हत्या हो गई। मारने वाले प्रदीप सिंह के साले विपिन को सुरेंद्र सिंह के बेटे ने मार डाला। जवाब में सुधीर सिंह के भाई चंद्रविजय सिंह की भी कचहरी में हत्या कर दी गई। हत्याओं के खौफ फैलाकर सत्ता की कुर्सी पर राज करने की चाहत ने जन्म दिया एक और नाम, और वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला एक गैंगस्टर था। उसने पहले तो वीरेंद्र प्रताप शाही को मारा और उसके बाद बिहार के एक और मंत्री की हत्या कर दी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा। श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री उस समय के कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली, उसे भी मार गिराया गया। मगर सबके सरपरस्त या तो राजनीति में थे और अमरमणि त्रिपाठी जैसे अपराधी तो सीधे राजनीति में आ गए थे। अमरमणि जेल में, अमरमणि विधानसभा में। वैसे जेल में चुनाव जीतने की शुरुआत तो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही से हुई थी, जो परंपरा बदस्तूर उनके चेले चपाटों ने जारी रखी। अमरमणि भी हरिशंकर तिवारी के ही चेले हुआ करते थे और एक समय वीरेंद्र शाही के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। यानी साफ है, राजनीति का अपराधीकरण का जो शुरुआत थी और जो अड्डा था वो गोरखपुर था, और जिसकी शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने की थी। गोरखपुर की सियासत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो हरिशंकर तिवारी का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि भौकाल वाली राजनीति, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला, राजनीति के बड़े पैरोकार से लेकर विधानसभा की कुर्सी तक हरिशंकर तिवारी का नाम सबसे पहले आएगा। कभी बाहुबली की छवि तो कभी राजनेता का चेहरा। बुजुर्ग हो चुके हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार को अपनी विरासत बना दिया। किसकी विरासत? सियासत की विरासत। बेटे कुशल और बेटे विनय शंकर को, साथ साथ रिश्तेदार गणेश शंकर पांडे भी सियासी मैदान में उतरे। और क्यों उतरे? क्योंकि हरिशंकर तिवारी ने अपनी सियासत को विरासत में बदल दिया था। कुशल तिवारी सांसद बने, लेकिन 2014 में मोदी लहर में कुशल तिवारी चुनाव हार गए। विनय शंकर तिवारी विधायक बने। तिवारी परिवार का असर बरकरार रहा। दिलचस्प है कि जिस साइकिल पर आज सपा सवार है, उस साइकिल पर पहली बार 1985 में गोरखपुर के सबसे बड़े बाहुबली, जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण शुरू किया, वही सवार थे। कहा जाता था उस दौर में कि एक साइकिल 2 सवारी, पहला हरिशंकर तिवारी और दूसरा अच्युतानंद तिवारी। तो आप समझ गए होंगे मतलब कि राजनीति का अपराधीकरण कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, और पहली बार किस साइकिल पर बैठकर बाहुबली हरिशंकर तिवारी विधानसभा, इसी विधानसभा जो हमारे पीछे दिख रहा है, यहां पहुंचे। और उसके बाद शुरू हो गया हरिशंकर तिवारी के अपराध से राजनीति का सफर, और राजनीति से आज तक वो सफर बदस्तूर जारी है। भले ही हरिशंकर तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे विनय शंकर और कुशल शंकर तिवारी का रसूख आज भी बरकरार है। वीरेंद्र शाही भले ही आज ना हो, लेकिन
राजनीति का जो ध्रुवीकरण हुआ था अपराध से राजनीति का, वो आज भी गोरखपुर में दिखाई देता है। धीरे धीरे वक्त बदला, हरिशंकर तिवारी अब बुजुर्ग हो चले थे। चुल्लूपार विधानसभा उनकी विरासत जैसे हो चुकी थी। उनके दोनों बेटे कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के साथ साथ गणेश पांडे भी राजनीति में आ गए। गणेश पांडे हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार थे। कुशल तिवारी सांसद बने। 2014 में देश में मोदी की लहर चली तो वो चुनाव हार गए, मगर विनय शंकर तिवारी विधायक रह चुके हैं। गाड़ियों के लंबे काफले, भौकाल वाली शैली से राजनीति के माने बदलने वाले हरिशंकर तिवारी पर दर्जनों मुकदमे थे। बाद में सब कुछ खत्म हो चुका था, उनका दामन साफ है। तिवारी परिवार फिर हाथे का वर्चस्व राजनीति में लगातार बना ही रहा। ये दिलचस्प तथ्य है कि फिलहाल सपा को जो चुनाव चिन्ह साइकिल मिला था, उसके पहले सवार हरिशंकर तिवारी ही थे, जिन्होंने 1985 यानी 80 के दशक में चिल्लूपार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। हरिशंकर तिवारी और धुलिया पार से थे अच्युतानंद तिवारी। उस समय नारा दिया गया था, एक साइकिल दो सवारी, पहला हरिशंकर तिवारी और दूसरा अच्युतानंद तिवारी। गोरखपुर की सियासत में हाथा बनाम मठ की जंग भी कभी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। ये बाहुबल और आस्था के टकराव की वो कहानी है जिसने पूरे पूरब की यानी पूरे पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय कर दी। क्योंकि एक और हरिशंकर तिवारी का हाथा था तो दूसरी तरफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए गोरक्षा पीठ यानी गोरखनाथ मठ की गद्दी थी। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग ने दर्शकों तक पूर्वांचल की राजनीति को रक्त रंजित भी किया, सियासी रूप से निर्णायक भी रहा। गोरखपुर की राजनीति में यह जंग केवल कुर्सी की नहीं थी, ये लड़ाई हाथे के बाहुबल और आध्यात्मिक रसूख के बीच वर्चस्व की भी जंग थी, जहां एक ओर आशीर्वाद था तो दूसरी ओर हाथे की हुंकार था। गोरखपुर से अपराध के राजनीतिकरण को खत्म करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया तो वो आशीर्वाद था, आस्था का वो आशीर्वाद था गोरक्षा पीठ का, जिसने गोरखपुर को तकदीर बदली, गोरखपुर को साफ कर दिया। इसीलिए हम अपना पहला शो मठाधीश के नाम से लाए हैं, क्योंकि इस पीठ ने जो रोल अदा किया उसने सिर्फ गोरक्षा पीठ को नहीं, सिर्फ गोरखपुर से गोरक्षा पीठ नहीं रहा, उसने गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बांदा तक, गाजीपुर से नोएडा तक सब कुछ साफ कर दिया। और एक बार फिर लोकतंत्र की खूबसूरती आपको दिखाई दे रही। लेकिन असल कहानी है आस्था का आशीर्वाद और हाथे की हुंकार की। राजनीति के अपराधीकरण के उस दौर में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा जिससे हरिशंकर तिवारी मंत्री या विधायक ना बने। शाही तो नहीं रहे क्योंकि उनकी हत्या वीरेंद्र शिव प्रकाश शुक्ला ने कर दी। तिवारी को गोरखपुर में गोरक्षा पीठ या मठ के वर्चस्व की चलती ही रही। ये झगड़ा भी काफी पुराना था। बताते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापना के समय से ही तब के तेज तर्रार IPS अफसर सूर्य नारायण मणि त्रिपाठी और महंत दिग्विजय सिंह नाथ के बीच एक शीत युद्ध हुआ था। उस दौरान हरिशंकर तिवारी वहां पर छात्र थे। तभी कुछ ऐसा हुआ था कि मठ के साथ तिवारी के संबंध ठीक नहीं हो सके। अब सत्ता 90 के दशक में पहुंच चुकी थी। गोरक्षा पीठ का पूरा दखल था। अवैधनाथ के उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और उन्होंने आक्रामक राजनीति शुरू की। धरना प्रदर्शन के साथ जब वो सबसे जूझने लगे तो इलाके में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने जितने भी बाहुबली थे सबका अपने गुरु पितामह महंत दिग्विजय नाथ के अंदाज में ही दिया। हाथा बनाम मठ के बीच सियासी और सामाजिक वर्चस्व दिखता रहा। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो पहली बार हाथे में एक मामले को लेकर पुलिस की दबिश दी गई। कई सारे आरोप थे, लेकिन लोकेशन हाथा होता था तो पुलिस नहीं जाती थी। लेकिन जब पुलिस बिना सर्च वारंट के वहां पर पहुंचती तब तिवारी खुद पर सड़क पर क्या उतरे। हरिशंकर तिवारी के बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सभापति गणेश पांडे के साथ साथ सड़कों पर ऐसा हुजूम दिखा कि कोई अधिकारी उसके बाद पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भीड़ थी, उसे देख कई सारे दरवाजे बंद हो गए। ये अलग बात है कि तब हरिशंकर तिवारी 83 साल के हो चुके थे और धरने पर बैठे और चले गए, लेकिन अपना रुआब दिखाया।
तो तिवारी ने बूढ़े शेर की तरह पूरी ताकत दिखाई। तब से ये मामला भी बंद हो गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम पर जो जीरो टॉलरेंस योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, उसने गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की तस्वीर बदल कर रख दी और अपराधियों का सफाया कर दिया, वो चाहे मुख्तार हो या फिर अतीक जैसे बड़े माफिया हो। उन दिनों गोरखपुर में सब कुछ दिखता था जातीय धड़ेबंदी में। तिवारी मतलब ब्राह्मण और शाही मतलब ठाकुर। सामाजिक और राजनीतिक जिसमें ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई शुरू हो गई थी, वो वास्तव में वर्चस्व से ज्यादा संसाधन जुटाने की लड़ाई थी, यानी पैसा कमाने की लड़ाई थी, जिसने जातीय अस्मिता को जोड़कर एक नया माहौल खड़ा कर दिया। जहां बीरेन शाही के साथ प्रमुख तौर पर जो विश्वकर्मा द्विवेदी समेत शीतल पांडे का नाम प्रमुख तौर से आता था, तो ब्राह्मण समाज से आते थे। वहीं गंगा सिंह, अरविंद सिंह, सतपाल सिंह जैसे लोग हरशंकर तिवारी के खेमे में थे। ऐसा नहीं था कि ठाकुर ठाकुर के साथ था और ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ थे। दोनों जातियां एक दूसरे के साथ थी, लेकिन जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो संसाधन की लड़ाई थी, क्योंकि वास्तव में इसमें परस्पर हितों ने जातीय गोलबंदी से सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राजनीति का वास्तव में इस्तेमाल किया गया। जो उनके खासम खास लोग थे, उपयोगिता में अहम रोल अदा किया, क्योंकि अपराध का मतलब ही राजनीति था। और ऐसे खतरनाक गैंगवार ने पूर्वांचल में दो और बड़े अपराधियों को जन्म दिया, जिनका नाम था ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। इनकी कहानी की पटकथा भी गोरखपुर से ही लिखी जाती है, क्योंकि एक हरशंकर तिवारी के टच में था और दूसरा बीरेन शाही के टच में था। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय बने ये दो नाम भी गोरखपुर से कहीं ना कहीं कनेक्ट थे। इसीलिए हमने आज अपने इस शो में मठाधीश अपने शो में हमने हरशंकर तिवारी वर्सेज बीरेन शाही की वो पूरी कहानी दिखाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध से राजनीति में कदम तो रखा ही रखा था, लेकिन उससे बड़ी बात थी कि राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया था। तो आज हमने अपने मठाधीश कार्यक्रम में आपको गोरखपुर के 80 के दशक की वो कहानी बताई और वो कहानी सुनाई, जिसमें दो मूर्तियों ने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। इन दो मूर्तियों ने जिन बच्चों के हाथों में कागज और कलम था, जिन बच्चों को पढ़ना लिखना था, उनके हाथों में कट्टे और बम थमा दिए। यहीं से शुरू हुआ था राजनीति का अपराधीकरण। बीरेन शाही वर्सेज हरशंकर तिवारी के बीच कई बार गैंगवार हुई, गोलियां चली और अब सीधे सीधे तौर पर ये दोनों राजनीति में आ गए थे। दोनों को लगता था कि हमारे ठेके होंगे, हमारे कोयले के धंधे होंगे, हमारे रेलवे के ठेके होंगे, सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि दोनों चाहते थे अब हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, हम सीधे सामने आएंगे। और तब तक दोनों को सत्ता की कुर्सी हासिल हो चुकी थी और इस विधानसभा में पहुंच चुके थे। लिहाजा ये वर्चस्व की जंग अपराध से राजनीति पा गई। इसीलिए कहते हैं जरायम से माननी बनने का जो सपना होता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अपराध के जरिए वो जल्दी से राजनीतिक दलों में आ जाएंगे, पार्टियां उन्हें टिकट दे देगी। और देखिए, पार्टियां देती भी हैं। आज की तारीख में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिस पार्टी में बाहुबली ना हो, जिस पार्टी में माफिया ना हो, जिस पार्टी में जो अपराध से राजनीति में आए हैं ऐसे लोग ना हो। तो आज के मठाधीश में हरशंकर तिवारी वर्सेज बीरेन शाही की कहानी बताई, और अगले शो में हम आपको दिखाएंगे अंडरवर्ल्ड के दो बड़े नाम जो दोनों बाद में राजनीति में आ गए, यानी जरायम से राजनीति में आ गए, मुख्तार अंसारी वर्सेज ब्रजेश सिंह की कहानी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारा ये स्पेशल शो मठाधीश। नमस्कार।